आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए लाइट है क्या। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। और लाइट ही वो एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। इसी रूप में अंधेरा कर दीजिए तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अब अगला है द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल एटसेट्रा आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी खुद की लाइट ही एमिट करते हैं, है ना, उन सबको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखेंगे कि सन है, कुछ स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, इन सब में खुद की लाइट होती है, खुद ही बर्न करते हैं और खुद ही चारों तरफ ये रोशनी फैला देते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है कि जो दूसरे से लाइट लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी बात करूँ या मैं अपनी बात करूँ तो हम भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर लाइट पड़ रही है। किसकी? ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही है। तो वो ट्यूबलाइट की रोशनी हमारे ऊपर पड़ी, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर, यानी कि टकराना, लाइट का टकराना और टकरा कर वापस चला जाना, इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो वो लाइट हमारी बॉडी पर गिरी, बॉडी पर गिर के फिर आपकी आंखों तक पहुंची तो आप उनको देख पाए। ठीक है, तुम्हारी बॉडी पर जो लाइट गिरी वो मेरी आंखों तक पहुंची तो मैं तुमको देख पाया। तो इनको हम बोलते हैं, जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स उनके ऊपर लाइट डालते हैं और उनका रिफ्लेक्शन होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। समझ गए? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? विच रिफ्लेक्ट द लाइट और स्कैटर द लाइट। स्कैटर का मतलब लाइट पड़ना और लाइट को फैला देना। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैला देना। हाँ, मिरर भी यही काम करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट which falls on them are called non-luminous objects। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ल्यूमिनस के अलावा वो सारे नॉन ल्यूमिनस ही होते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल इसका लिख लीजिए। एग्जांपल है फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, एटसेट्रा, एनीथिंग। ठीक है, फ्लावर, चेयर, टेबल, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी, कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज of sending back the light rays which fall on the surface of an object back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. Is called reflection of light. Is called reflection of light. The objects having polished shining surfaces polished
objects having polished shining surfaces reflect more light than objects having unpolished dull surfaces. Having unpolished dull surfaces. देखिएगा क्या होता है इसमें, द ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर आप ये कहें कि कोई भी लाइट रे है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाती है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. दूसरा, द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सर्फेसेस. अगर कोई चमचमाता हुआ शीशा है या चमचमाती हुई गाड़ी है, तो उस पर जब सनलाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों में ज़रूर आती है. वहीं कोई गंदी धूल मिट्टी लगी हुई कोई गाड़ी है तो उस पर कोई सनलाइट गिरेगी भी तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, गंदी हो रखी है, डल सरफेस है. तो द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड सरफेस, अनपॉलिश्ड और डल सरफेस. आप ये देखिए कि मैंने क्या करा कि एक बॉल को लिया और बॉल को लेकर दीवार पर हमने फेंक कर मारा, तो जैसे ही बॉल दीवार पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस चली रहेगी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ही तो रिफ्लेक्शन कहते हैं. इसी तरीके से सोचिए कि हमने एक टॉर्च ली और टॉर्च से हमने लाइट को जो है वो दीवार पर हमने स्ट्राइक करवाया, तो वो जो लाइट रे है वो वहाँ दीवार पर स्ट्राइक करके वो वापस जरूर रहेगी. तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी जरूर. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, नोट कीजिएगा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है according to this law, the incident ray the reflected ray and the normal to the point of incidence according to this law, the incident ray, the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. ये हमारे पास एक
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ब्रैकेट में लिख लेना, लाइक अ प्लेन मिरर, लाइक अ प्लेन मिरर। जो भी हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। जो परपेंडिकुलर हम उस पर ड्रॉप करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। उसको कहेंगे नॉर्मल। अब जिस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक करा, परपेंडिकुलर का जो बेस है, परपेंडिकुलर के बेस को मैंने वो बोल दिया। एक लाइट रे तो नॉर्मल जिस पॉइंट पर आकर टकराती है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन को ही हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जिस पॉइंट पर आकर टकराती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट आकर गिरती है, जो लाइट आकर स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उस लाइट रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो लाइट रे यहाँ से गुजरती है, वापस जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। Reflected ray. So according to this law, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the point of incidence, they all lie in the same plane. They all lie in the same plane का मतलब क्या है कि इन तीनों को, इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को और नॉर्मल को, इन तीनों को एक ही सेम प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है, सेम प्लेन में बनाया जा सकता है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दोबारा समझिए कि इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इन तीनों को हम एक ही प्लेन में बना सकते हैं, यानी कि मैंने इनको तीनों को व्हाइट बोर्ड पर बनाकर दिखा दिया, आपने भी अपनी नोटबुक में बना लिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको नोटबुक में नहीं बना पा रहे, तो आप सेम प्लेन शीट ऑफ पेपर पर इन तीनों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब ये है। ठीक है। अब इसका मतलब ये भी होता है, कई बार ऐसा है कि जैसे आपने स्कूल में कहीं पर या अपने घर में या लेबोरेटरी में कहीं पर आपने देखा होगा ना कि इंडिया का मैप टंगा हुआ है, इंडिया का मैप टंगा हुआ देखा है कहीं पर दीवार पर। ठीक है। तो इंडिया का जो मैप है, वो मैप से मेरे को ये समझ में आता है कि ऊपर जम्मू और कश्मीर दिखाई देता होगा, उसको नॉर्थ बोल देते हैं, नीचे केरला, उसको साउथ बोल देते हैं, इधर आपको मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम ये सब कुछ दिखाई देता होगा, तो इसको ईस्ट बोलते हैं। और इधर आपको महाराष्ट्र और गुजरात दिखाई देता होगा, गोवा दिखाई देता होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। आप यूपी में है बेटा, यूपी में है, वो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, यूपी का वेस्टर्न पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के वेस्ट में है, वो इंडिया का वेस्ट है। ठीक है। अब देखिएगा, और वैसे अगर देखा जाए तो हम जो है हम ईस्टर्न कंट्री कहलाते हैं, पूरे वर्ल्ड के ईस्ट में हैं, है ना। मतलब इंडिया को अगर पूरे वर्ल्ड के उसमें देखा जाए तो हम ईस्ट में पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर इंडिया के अंदर नॉर्थ में क्या है? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वो नॉर्थ में हो गया, साउथ में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है। ईस्ट में वो सारे। अब आप ये देखिएगा कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर मैं कंपास वगैरह लेकर देखूं तो मैं कहूँगा कि अच्छा ईस्ट की डायरेक्शन ये होगी, वेस्ट की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ की डायरेक्शन क्या आसमान की तरफ है, वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन क्या पाताल की तरफ है कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर पहुँच जाएंगे केरला? ऐसा तो नहीं है ना। ठीक। तो क्या होता है कि मैप दीवार पर टांगा जाता है, मैप दीवार पर इस तरीके से टांगा जाता है। ऐसे मैप हमने दीवार पर टांग दिया, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए उसको ऐसे टेबल पर रखते हैं। समझ गए? तो आप ये देखिए कि मैप दीवार पर ऐसे टांगा गया, उसको स्टडी करने के लिए हमने ऐसे टेबल पर रखा। तो
तो वो जो मैप था जो ऐसे टंगा हुआ था, ठीक, तो उसमें नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया टेबल पर, तो क्या ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि ईस्ट अभी भी इस तरफ है, इस तरफ है, और वेस्ट अभी भी इस तरफ है, लेकिन नॉर्थ कहाँ है? अंदर की तरफ, और साउथ कहाँ है? बाहर की तरफ। इसका मतलब अगर मैं टेबल पर अगर मैं कंपास रख दूँ, और कंपास का, मैग्नेटिक कंपास का ये काम होता है कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन शो करता है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ही उसका नीडल आकर रुकता है। आप उसको खूब अच्छे से शेक कर लो, विग्रसली शेक कर दो, शेक करने के बाद आप उसको रख दो एक जगह, रखने के बाद वो घूम फिर कर आकर उसकी सुई नॉर्थ पर आकर अटक जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको टेबल को इस तरीके से घुमाना है, मैप को इस तरह से घुमाना है कि वो मैग्नेटिक कंपास की नीडल के साथ में हो जाए। तो अगर अलाइन कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये डायरेक्शन नॉर्थ की है। अब इस डायरेक्शन में रास्ते में नदी आए, पहाड़ आए, है ना, और जंगल आए, कुछ भी आए, चलते चले जाओ, आप हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। और साउथ है, साउथ में रास्ते में कुछ भी आए, सीधे चलते चले जाओ आप, है ना, तो आप केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु पहुँच जाओगे, ठीक है। इंडिया में बाई रोड भी एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना हुआ है, तो नॉर्थ से साउथ तक एक पूरी की पूरी सीधी, बीच बीच में थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, पूरी की पूरी सीधी सड़क जा रही है, मालूम है कि नहीं? ठीक है। वो लोग होते हैं ना, वो जिनके पास पैसा बहुत होता है, काम वाम कुछ होता नहीं है, ठीक है, घर से जो खाली होते हैं, वो महंगी महंगी बाइक्स खरीद लेते हैं, और महंगी महंगी बाइक्स खरीद कर वो पूरे वो राइडर्स वाले वो पूरे जैकेट वैकेट पहन कर वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ केरला घूमने जा रहा हूँ, तो बाइक उठाकर केरला ही जा रहे हैं, ठीक है। फिर रास्ते में रुक जाते हैं, एक जगह खड़े होकर चाय पीते हैं, फिर उसका साथी फोटो खींचता है, फिर उसको जो है वो इंस्टाग्राम पर डालता है, ठीक है, कितने लाइक्स हैं, कितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैशटैग वगैरह है, ठीक। तो आप ये देखिएगा कि ये सारी कहानी आपको किस वजह से समझा रहा हूँ कि कभी भी अगर मैं किसी मैप की बात करूँ, तो मैप में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैप में आप नॉर्थ और साउथ को सेम प्लेन में नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्थ का होगा बोर्ड के अंदर जाता होगा, और साउथ का होगा बोर्ड के बाहर आता होगा। तो अब जब आप 10th क्लास में आए हैं, तो अब जब आप देखेंगे तो नॉर्थ को और साउथ की डायरेक्शन को ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखाया जाता है। इस टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन अंदर को जाती हुई है, ठीक है, और इस टेढ़ी लाइन का मतलब ये है कि बाहर को आती हुई है। तो ईस्ट और वेस्ट को तो मैं सेम प्लेन में दिखा सकता हूँ, लेकिन नॉर्थ और साउथ को सेम प्लेन में नहीं दिखा सकता, समझ गए? तो जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये क्या फालतू का लॉ है, ये क्या फालतू का लॉ है, सेम प्लेन में सब कुछ, हाँ हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जिनके दिमाग में ये आ रहा हो ये क्या फालतू का लॉ है, भाई सारी चीज़ें तो हम सेम प्लेन में बना ही सकते हैं, क्यों भाई ईशान बताओ, सब कुछ सेम प्लेन में बना सकते हैं। तो इसका मतलब यही तो लॉ बेकार है ना, छोड़ दो ना इसको। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई छोड़ना नहीं है इसको, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेम प्लेन में नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो दुनिया है ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। 2 डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ की ही कहानी नहीं है, कुछ हाइट की भी, यानी कि ब्रेथ की भी कहानी होती है। तो ये साउथ बाहर की तरफ आ रहा है, नॉर्थ अंदर की तरफ जा रहा है, इनको हम नहीं दिखा सकते प्लेन में, समझ गए? तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद अगला लॉ देखेंगे, क्या होता है अगला लॉ? बिल्कुल सही, according to this law, the angle of incidence is always equal to the अगर इंसिडेंट रे स्टार्ट होएगा तो हमारे रिफ्रैक्टेड रे स्टार्ट होएगा, नहीं दोनों बराबर आएंगे।
मैं कह रहा हूँ ये वाला लॉ में ये तो बताता है अगर ऊपर वाला जो रे है वो अगर 60 हुआ तो नीचे वाला भी तो 60 ही होगा। हाँ। ये दोनों बराबर हैं। एंगल दोनों सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल I is equal to एंगल R। Where हाँ जी नोट कीजिएगा, वेयर एंगल I is angle which the incident ray makes with normal, और एंगल R angle which the reflected ray makes with normal। बताता हूँ। ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नहीं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है उसको बोलते हैं एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नोट करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट ना। फोन नंबर दियो था अरे यार मोबाइल से कॉल करेगा, वॉच वॉच से कॉल करेगा, फोन कर देगा। नॉर्मल तेरा ऑप्शन क्या है? परमिशन देने का option। तू अपने ढंग से बोल। क्या? मैं उस दिन इसलिए बोल रहा था। पता भाई क्या हो गया है। ये वाले
कमी है और करते हो यार चलना चला के स्टार्ट हो गया आयुष भाई नाम भी ऐसा रखा है भाई पीछे से भाई जिम जाते हो भाई जिम जाते रहते भाई पानी भाई पानी तभी तो लेने गए नो प्रॉब्लम सब बेकार ये टी डॉक्टर सुनी क्या बोला देखिए काम करें हर चीज तय करिए फिर हमें बता दे क्या बोला मेरे बर्थडे फॉर्म तो मारो भाई अरे भाई बर्थडे सर मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी सर जैसे रोज क्लास होती है मैं देखता हूँ आप क्या बोलना मैं देखता हूँ आप बीच में सर कहीं ना कहीं जाते रहते हो पानी लेने सर रोज मैं तो नोटिस करा कि आप जैसे ही क्लास में तो क्लास के बीच में सर आप जाते जरूर हो पानी पीने जाते हैं। सर पानी का आ ही जाता है सर बिना उसके सर जो मैंने बता तुम अच्छा सवाल पूछा है। वाटर पर्सन हाँ मतलब अगर मैं आपके सामने पानी पीऊंगा ना तो आप लोगों को हंसी आएगी, अजीब लगेगा, सर क्यों है ना। सर पानी पीते हमने इंसान को देखा है स्क्वाट पोजीशन जानते हैं ना। हाँ सर ऐसे जो करके तो स्क्वाट पोजीशन, तो स्क्वाट पोजीशन में बैठकर पानी पीता हूँ मैं, है ना। ओह। और स्क्वाट पोजीशन में बैठकर ही अच्छा पानी तो पीना चाहिए। मुर्गा बन के पानी मुर्गा बन के नहीं, जैसे ऐसे बैठ जाओ बस नीचे ऐसे। अच्छा अरे जैसे हिंदी में बैठते हैं समझ गया जब आप योग करना सीखोगे तो समझ में आएगा कुछ चीजें, पता चलेगा। सर आप रोज नीचे जाते हो जहाँ पे वो लोग सब वहाँ नहीं जाते, किसी ने बताया था। अरे ये रात ही करती है सुबह सुबह आती है तो व्यस्त रहेंगे वैसे ये तो सर आप मोटे आएगी हाँ अभी तो तुम नॉर्मली बैठे हुए इतना हंस रहे हो तो आपको वैसे आएगी सर पूरी हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए, नहीं तो भाई सीधी सी बात है कि पानी की बोतल यहाँ पर रखकर हम यहाँ पर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, मना करते हैं। तो तू बैठ के पी जाएगा तो सर चाय दूध या कुछ भी लिक्विड है पीना है तो बैठ के नहीं ये होता है। मतलब कोई भी लिक्विड है कोई भी लिक्विड पीना है तो उसको बैठ के पीना चाहिए दूर से भाग गए थे ये ऐसे ही चलिए, और पता नहीं एक बार क्या हुआ, अभी तो हमने जैसे पार्टीशन करा रखा है, तो एक बार क्या हुआ, मैं इधर बराबर में किचन है ना, तो मैं यहीं पर जाकर पानी पी लेता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, बैठ के पानी पी रहा था, एक स्टूडेंट आ गया अंदर, वो कह रहा है सर ये क्या है, चेयर नहीं है आपके यहाँ? मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बाद में बताऊँगा। मैं कौन सी क्लास का था पता नहीं 9th या 10th का था कोई बच्चा। क्या हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें देखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसका उसे ले लेंगे ये ऐसा पहले ही करो रिलैक्स
पानी चाहिए। भैया पी लेना। आप लोग डिनर किस टाइम करते हो? सर 10 बजे। 12 बजे। 12 बजे कौन कर रहा है? 10 बजे। अच्छा उससे पहले करते हो? किस टाइम करते हो? 9:30 के बाद। उसके बाद रात के बाद सोएंगे सर 10 o'clock के बाद। ट्यूशन से पहले और मतलब 7:30 बजे, ठीक है 7:30 बजे, उससे पहले तो नहीं करते? मैं 6:30 बजे खाना खा लेता हूँ। सुबह के शाम के? शाम के। अच्छा। सर मतलब आपने खाना खा लिया? बस हो गया। मतलब 3:30 से 4:30 बैच होता है ना, तुम तो आए हो उसमें 3:30 से 4:30 है ना, तो 3:30 से 4:30 बैच हुआ, फिर 4:30 से 5:30 सर 9 सालों के पहले मुझे टाइम होता है। 5:30 से 6:30 बैच हुआ। हाँ, सब बैच उसके बाद में जो 6:30 बजे बैच खत्म हुआ तो वो आधे घंटे का गैप इसीलिए रखा हाँ था। सर वो वाह। और आपको पता भी होगा जब आप लोग जब 9th में थे तो कई बार ऐसा होता था कि 5 या 10 मिनट क्लास लेट हो जाती ये सर थी। आपको मैं कह देना। वो इसीलिए होती थी कि मैं खाना खाना तो सर होता था। आपको फिर क्लास के बाद नहीं लगती? कुछ नहीं, बस ये है कुछ रूल्स है। सर आप क्लासेस के बाद भी तो खा नहीं खा सकते हैं लेकिन वो भी नहीं लगती, आदत पड़ी सात नहीं। बजे उठते हो ना? नहीं 4 बजे नहीं उठता। 4:30। 4 बजे पहले उठ जाया करता था मैं, जब से बेटी हुई है ना उठने नहीं देती। हाँ, क्योंकि ये रात में इतना लेट करवा देती है। सर आप 5 बजे मैसेज डाल देते हो ग्रुप पर? 5 बजे तो नहीं आता खैर मैसेज। सर 5 बजे आ जाता है 5 टीम पे, आज ही देखा है मैंने। सर ये सब कुछ बहुत यार उस लड़की को मिस आउट करा था 9th क्लास। वो नहीं यार क्या? जिसके मम्मी को कपड़े से बात करती। बहुत सही देखा था मम्मी को देखा था। बस सही बस इतना लेट हो रहा है। वो 5 देंगे 5 तो मुझे पढ़ने दो। In rugby, वरना बाहर निकलो। a parallel beam of incident light कोई नहीं आई से ना बता। in regular reflection, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction only. तो क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस ले ली, तो स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर अगर हम पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब 1 2 3 4 ये ऐसा हो गया ना, जैसे वो बाहुबली 3 तीर मारता था एक साथ पैरेलली, ठीक है, तो वो 4 तीर मार दिए उसमें, वो 4 के 4 जो है वो पैरेलल बीम की तरह ही रिफ्लेक्ट बैक होकर चलेंगे। सर इरेगुलर रूल हो ना, जैसे इंसिडेंट आएगी तो सीधी का सीधी अच्छा, वो रिफ्लेक्टेड अलग जैसे- कर जाएगी। वो याद नहीं है कि हमारा सीन याद नहीं है? सर हाँ वो जैसे जो और क्या? वो तो सारी इंडिया में देखी है। हाँ? पैरेलली उनको छोड़ा, 3 उंगलियों में फंसा कर पैरेलली उनको हाँ छोड़ा सर और तो जो बोलते थे संस्कृत में कुछ संस्कृत में कुछ बोलता है,
उसने देख ली फिर वो मैंने होता है देखी। देव सना ऐसे करते हैं तो फिर करता है वो। अगला देखिए उसको एक एक सीन याद है। सर नहीं। इसने देखा ही नहीं देखा। अबे नहीं भाई अरे भाई तुम अरे बीच में देखी थी बस। हाँ, वही चीज़ है। ये देखो इसको कहाँ का याद आ रहा है। कह रहा जब बैल के ऊपर चढ़ जाता है तो मार देता है। अरे बैल से जब वो खाता है तो ऊपर निकलेंगे सब कुछ आता नहीं है। एक बार में 6 मारता है गिना था गिने थे 3 देख मेरा क्या 3 छूट गई ये बहुत बदमाश है ये। कब देखी वाइल्ड फिक्स। अगर थोड़ी ना तो हो जाती है सूर्य में जो भाई सर ठीक है। आज के लिए बहुत क्या? है भाई डिफ्यूज है मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो सरफेस है वो टेढ़ी मेढ़ी है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस। तू तो बड़ा था आप इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे ही हम भी सरफेस सॉल्यूशन लग गई। अबे वो मेरा मेरा है ना ताकि कर वो ठीक है भाई ठीक है। इंसिडेंट जिसमें सीधी आती है रिफ्लेक्टेड टेढ़ी मेढ़ी निकल जाती है। ओके थैंक यू बाबा हाँ एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन, तीसरी इस डायरेक्शन, चौथी इस डायरेक्शन। पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज यहाँ लिखिएगा, नॉन पैरेलल बीम्स ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ये हो गया। तो वहाँ पर क्या है कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल मिलती है, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी पैरेलल मिलती है। और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें जो है आपको इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल मिल रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो नॉन पैरेलल मिलेगी, क्योंकि वो एक इररेगुलर सरफेस पर या रफ सरफेस पर वो रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो आप इस पर नोट करें, in diffuse reflection of parallel beam of incident light, in diffuse reflection of parallel beam diffuse reflection of parallel beam of incident light is reflected in different directions. Is reflected in different directions. Such a reflection takes place from rough surfaces. Takes place from rough surfaces. Like that of paper, cardboard, chalk, table, etc.
पेपर कॉमा कार्डबोर्ड कॉमा चॉक एटसेट्रा। तो जो रफ सरफेसेस होती हैं, रफ सरफेसेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये अगली क्लास में करते हैं, बल्कि अगली क्लास में बायोलॉजी करेंगे। थैंक यू सर। सर क्या करेंगे करेंगे? हाँ, बायोलॉजी मैं नहीं, मैथ्स अभी कुछ दिन के लिए होल्ड पर डालो। क्यों? सर हमारे जो स्कूल की जो टीचर है तो